केमिस्ट्री नहीं है, सुन लो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब करके दिख रहा है। हाँ, इतना है कि समझ में आ जाएगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, ये कह रही थी कि कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरीज दी हुई थी, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, मोनो दैट मीन्स यहाँ पे किसी जो कार्बन का नंबर है या कार्बन यूनिट है वो बेसिकली केवल एक ही होती है, ठीक है, मोनोसेक्राइड यूनिट। फिर मोनोसेक्राइड यूनिट से फर्दर लिंकेज होती रहती है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 से 10 मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इसी तरह की मतलब एक पॉली मान लो एक मोनोसेक्राइड यूनिट बनी, ठीक है, जैसे ग्लूकोज मान लिया, फिर क्या होता है कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल करके तो अपने आप में एक आइडेंटिटी है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, यानी कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिल करके फर्दर बॉन्डिंग करती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? ओ ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होने की वजह से ऑलिगोसेक्राइड फॉर्म करते हैं, और उसमें कितने से कितने तक हो सकता है? 2 से 10 तक की मोनोसेक्राइड यूनिट हो सकती है। इसी के बेसिस पे कैटेगरी दी हुई है। आज मोनोसेक्राइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और जब कभी ये 10 से बियॉन्ड 1000 के बीच में या उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो वो मेन फॉर्म कर लेता है पॉलीमर। जो थर्ड कैटेगरी है वो पॉलीमर या पॉलीसेकेराइड की आ जाएगी, ठीक। ज़्यादातर बायोमोलिक्यूल्स या जितने भी आप स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट देखते हो, स्टार्च है, सेल्यूलोज है या काइटिन है, ठीक है। तो ये जैसे फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो वो बेसिकली काइटिन है क्या? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसेकेराइड में क्या है? सबसे बेसिक शुगर जिस हर जगह पढ़ते हो, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है। ऑलिगोसेकेराइड की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि आता है सुक्रोज है, ठीक है, वो भी एक ऑलिगोसेकेराइड है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ी रहती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना और कितने तरह की है ये याद रखना, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? एक बार यस कर दो चैट बॉक्स के थ्रू, यस कर दो अगर समझ में आया कि मोनोसेकेराइड और ऑलिगो में क्या अंतर होता है। आ गया, चलो ठीक है, थैंक यू। चलो आ तो गया ये वाला। नेक्स्ट वन है कि जो आज मोनोसेकेराइड पे फोकस कर रहे थे, हाँ आदित्य ठीक है, मैं समझ गई, आगे सबको मोनोसेकेराइड पे फोकस कर रहे थे। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें लगभग 6 से जो कार्बन का नंबर होता है वो 6 to 7 तक रेंज हो सकती है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि वो पेंटोज शुगर होगी, हेक्सोज शुगर होगी, या फिर इससे बियॉन्ड इस तरह से हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का, ठीक। मोनोसेकेराइड की एक और खासियत है कि ये हमेशा या मतलब कि टेस्ट में मीठे होते हैं, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट, बल्कि कार्बोहाइड्रेट के लिए भी कहें तो एक बार उसमें और स्पेसिफिक इसका खासियत हो सकती है क्या, कि पूरी अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट फैमिली है ऑफ बायोमोलिक्यूल वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अदर बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसमें भी मोनोसेकेराइड जितने भी होते हैं वो खाने में मतलब टेस्ट में मीठे होते हैं और यूजुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी ग्लूकोज का, ग्लूकोन डी का बॉटल उसमें तो हालांकि पूरा प्योर ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ग्लूकोज जरा सा भी मॉइस्चर का बोल लेता है तो क्या क्रिस्टल सी तो बन जाते हैं, उसके बन जाता है एकदम मॉइस्चर लेकर के, है ना। तो वही चीज़ है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और दूसरी बात है कि मीठे मतलब कि स्वीटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक। अब आता है कि ये एक्चुअल में केमिकल, अगर इनका ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात, केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो हमेशा मोनोसेकेराइड 2 यूनिट 2 तरह 2 फॉर्म में हो सकते हैं। एक होता है एल्डोज फॉर्म में, दूसरा हो सकता है कीटोज फॉर्म में, ठीक। एल्डोज फॉर्म जो है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, जैसा कि ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में मैंने बना रखा है, ठीक है। ये जो बॉक्स में है देखो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक। जबकि दूसरे वाले में ये कीटोज फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक।
जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ी सी भी जिनको समझ में आती होगी तो वो इजीली ये पहचान लेंगे। या फिर एक तरीका और है क्या, कि अगर कभी आपको कि आपको जैसे ये पहचानने दे दिया जाए कि दो तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है, ठीक है, यहाँ या यहाँ कहीं पाया जा रहा है, ठीक, तो वो कहलाएगा एल्डिहाइडिक शुगर, एल्डिहाइडिक मोनोसेकेराइड। और अगर कहीं बीच में फंक्शनल ग्रुप है तो वो अल्टीमेटली कीटोनिक होगा, ठीक है, वो कीटोनिक शुगर या कीटोस शुगर होगी, उसी के नाम पे इन्हें एल्डोस शुगर या फिर कीटोस शुगर कहते हैं। किसको, मोनोसेकेराइड की ये दो कैटेगरी हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या क्या चीज, एक सेकेंड, सॉरी मैं देखा नहीं, एक बार देख लेती हूँ। नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या आस्था, हाँ कर रही है कर दो, हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, मेरे से नहीं होगा। आस्था तुम अपना प्रेजेंटेशन वाला हाँ जो ऑफ किया हुआ है उसे बंद करो। आस्था आपको नाम को देखना है, नाम पे पिक कर दो, उसको पता नहीं है लग रहा है, ऊपर स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा है, उस पे क्लिक करो, बस हो जाएगा। आस्था ये तो बड़ी दिक्कत है, इसको भी मुझे अपनी तरफ से किसी तरह से होना चाहिए ना। हाँ रिमूव करती है, दोबारा ब्लैक कर देगी। अच्छा हाँ, ये भी सही है। कहाँ से ढूंढूं इसे, का मुझे शो हो रही है, लो उसके चक्कर में हम डिस्कनेक्ट हो गए क्या। उसको जाने दो। आस्था मैम आस्था पे टैप करके रिमूव कर दीजिए, वो दिख नहीं रही है, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ बंद कर दिया उसने, शायद हटा दिया। एक सेकेंड बच्चों रुकना, मैं एक बात चल रही थी, किसकी चल रही थी, मोनोसेकेराइड की, ठीक है। अब इसको सुन लो अच्छे से। तो एक पहली बात तो ये हो गई, कल मैंने कारिल सेंटर की बात करी थी या ये सिमेट्रिक कार्बन की बात करी थी, ठीक है। उससे भी पहले कभी कभी आप ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो जो एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बने हुए हैं। दैट मीन्स एक बात तो ये समझ में आएगी ये हेक्सो शुगर है, ठीक है। मान लीजिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो भी ठीक। उसके बाद आपने ये जब फंक्शनल ग्रुप देखा तो आपने कहा कि ये कोई एल्डोज शुगर ही होगी, राइट। इसके बाद एक मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर ये जो भी आपको स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिखते हैं वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी आपको जो मेन देखना है वो क्या चीज़ है, कारिल सेंटर। क्यों? क्योंकि आइसोमर्स है, एपीमर्स है, ये डिसाइड कैसे होता है, बिकॉज ऑफ मतलब या डी या एल फॉर्म है, ये कैसे आप डिसाइड करोगे, ये इसी बात पर कि आपका जो मतलब कि करंट सेंटर कितने हैं या एसिमेट्रिक कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन की बात करें, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी विजिबल है, मैं नंबरिंग कर रही हूँ, जहाँ पे लगे कि नंबरिंग बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है वहाँ बताना मेरे को। 5 6 थोड़ा सा भी दिख रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है, ओके ओके फाइन फाइन, ठीक। अब इसमें देखो कि कितने कौन कौन से कार्बन ऐसे हैं जो
एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं एसिमेट्रिक, या पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक इजी है क्योंकि जिसकी जब कभी दो सेम मॉलिक्यूल से वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है किसी कार्बन मॉलिक्यूल की, जैसे कि अभी ये 6 वाले की बात करें, है ना, तो देखो ना यहाँ पर भी H है, ठीक, और एक H यहाँ पर भी है, यानी तो ये कैसा कार्बन हो गया, जाहिर सी बात है सिमेट्रिक हो गया, है ना, क्योंकि दोनों तरफ H ही है। कोई और ग्रुप होता चारों तरफ तो ये होता कि ये मतलब कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अभी तो ये वाला, यानी कि हम यहाँ पे दो तरह का ये बना ले कि एक तरफ हम लिख रहे हैं सिमेट्रिक कार्बन, एक तरफ लिख रही हूँ सिमेट्रिक कार्बन, एक तरफ लिख रही हूँ एसिमेट्रिक, ठीक है। ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक या फिर चिरल सेंटर या चिरल कार्बन, ठीक है। चिरालिटी शो जो करते हैं, जब क्या टॉपिक दे दिया गया। ये वाले स्ट्रक्चर में एक बार मुझे देख करके बताओ या चैट बॉक्स में देख करके बताओ कि कौन कौन से वाले हो सकते हैं, ठीक है, कौन से। तो पहले हम सिमेट्रिक वाले देखते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक वाले कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो ये वाला हो जाएगा सिमेट्रिक, है ना, और एक ये वाला हो जाएगा, यानी हम लिख दें कार्बन नंबर जो 1 है और 6 है, ये कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, बस इसके अलावा इस वाले स्ट्रक्चर में तो और कोई है नहीं, ठीक है। मैं ये बताना चाह रही हूँ इसके थ्रू कि आप डी और एल फॉर्म कैसे पहचानोगे। एक्चुअल में इसका जो बेसिक है वो ये होता है, जो भी सबसे डिस्टेंट वाला एसिमेट्रिक कार्बन होता है, ठीक है, यानी चिरल सेंटर होता है, उसके अगर राइट साइड में OH है तो वो डी फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट साइड में OH है तो वो एल फॉर्म होगा, ठीक। ज़्यादातर जितने भी लाइफ फॉर्म है उसमें आपको डी फॉर्म ही मिलेगा। तो ये तो बेसिक हो गया पहचानने का, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि कितने इसमें कायरल सेंटर है और कितने एसिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन है। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कीटोस फॉर्म का, ये कीटोस शुगर का है। अंतर क्या है कि ये डी फ्रुक्टोज है, क्योंकि कीटोनिक फॉर्म में हो गया ना, देखो ये वाला ग्रुप है, ठीक। होता क्या है कि ये वाले जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। लेकिन जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसमें आपको मालूम है कि लिविंग सेल में क्या होता है, लिविंग सेल में यूजुअली कार्बन का वाटर का 80% होता है ना। तो होता क्या है कि जब कभी ये मॉलिक्यूल्स OH कितने सारे हैं यहाँ पर, तो ये एक्ट करता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि 80% वाटर है ना, ग्लूकोज का मान लीजिए मॉलिक्यूल फॉर्म भी हुआ तो ये अपने इस स्ट्रक्चर में नहीं रह पाता, क्यों, इसमें अभी अनसर्टेनिटी है या कहें कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये कोशिश क्या करेगा कि हम अपना स्ट्रक्चर स्टेबल बना लें। और ये स्टेबल कैसे बना सकता है, क्योंकि OH जब तक कि फ्री रहेंगे तो सोचेंगे वाटर से इंटरैक्ट कर लें, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर लें। लेकिन अभी क्या है कि होता क्या है कि जैसे ही ये मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं लाइफ फॉर्म्स में, उस दौरान बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट अवेलेबल इतना अबंडेंट अमाउंट में होता है, उसकी वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे भी, मतलब ये कह सकते हैं कि वो इस वाले से घूम करके मिल जाए, ठीक है। कभी कभी आप ये वाला जो जैसे ये ग्लूकोज अभी स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना है, जो सबसे लास्ट में बनाया हुआ है, ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वही चीज़, बस यहाँ पे देखो ये अल्फा लगा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा या बीटा, जो मैंने कल भी बताया था कि एनोमर्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे पहचानते हैं, क्योंकि वाटर की वजह से वाटर मीडिया मिला, जिसकी वजह से ये स्टेबल होने के लिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसे बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। वो हावर्थ स्ट्रक्चर चाहिए क्यों, या वो साइंटिस्ट के नाम पर दे दिया, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए फॉर्म कर लेते हैं ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक। होता क्या है कि यूजुअली जैसे ये वाला है फ्रुक्टोज का है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे वो 2 तरह की रिंग भी बना लेते हैं। जब कभी 5 मेंबर रिंग बनती है तो उसको फ्यूरानाज रिंग बोलते हैं, जब कभी 6 मेंबर रिंग बनती है तो वो पायरेनाज रिंग बोलते हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या इन्होंने लिया, क्योंकि वो रिंग जैसे पायरेनाज रिंग की तरह था, यानी कि 6 मेंबर रिंग थी, तो उसे पायरेनाज स्ट्रक्चर। ये बताओ एक बार मुझे कि ये चीज़ समझ में आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ,
सारी चीज समझ में आ रही है? क्लियर? नहीं आ रही समझ में, नहीं नहीं आ है? रही समझ में। नहीं आ रही है? अच्छा, और इजी करके बताती हूँ। किसी किसी मैम ये जो आपने एल्डिहाइड में पहला कार्बन सिमेट्रिक बताया था वो वाला समझा दीजिए एक बार। सिमेट्रिक कार्बन कैसे है? ये वाला सिमेट्रिक कार्बन कैसे है? देखो ना, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है ना? यस मैम 4। हाँ, 4 होती है। ठीक। और ये बताइए कि ये क्राइटेरिया क्या रखा जाता है कि हम सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक, हम ये कैसे पहचानते हैं? हम ऐसे पहचानते हैं कि जब कभी वैलेंसी अलग अलग मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो। ठीक है, जैसे कि अब देखो, इसमें एक तरफ क्या है? H है, एक तरफ क्या है? R है, एक तरफ क्या है? OH है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने CHO लिख दिया। ठीक है, तो अब ये सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक, तो अब ये बताओ कि इसको सिमेट्रिक कहेंगे या एसिमेट्रिक कहेंगे? कोई लोग बताओ मुझे। एसिमेट्रिक है। ठीक, अब इस खाली आप इसको देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा है। मैम आ गया समझ। आ गया? क्यों है ऐसा? रोज जरा बता दो, ऐसा क्यों है कि ये कौन सा वाला कार्बन होगा? सिमेट्रिक होगा ना? हाँ, सिमेट्रिक क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मैम हाँ। और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल और एक H है और नीचे पूरा ग्रुप अलग है इसलिए। हाँ, यानी कि ये कह सकते हैं ना, ये रेस्ट ऑफ दी तो ग्रुप अलग हो गया। और यहाँ पे देखो ना, सेम ही मॉलिक्यूल से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 2 और 2 सेम ही मॉलिक्यूल से है, तो यानी ये हो गया ना सिमेट्रिक कार्बन। ठीक, और कुछ क्लियर? ठीक है। हाँ, यही चीज। हाँ, तो इसी के बेसिस पे जो सबसे डिस्टेंट वाला होता है, इस फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे डिस्टेंट वाला एसिमेट्रिक कार्बन होगा। एसिमेट्रिक कौन सा होगा? ये वाला। क्यों एसिमेट्रिक ये वाला होगा? ये पहचान पा रहे हो कि 5th कार्बन एसिमेट्रिक क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ना कि एक तो वैलेंसी, ये कह सकते हैं ना कि एक तो H से सेटिस्फाइड है, एक OH से सेटिस्फाइड है, एक पूरे इससे सेटिस्फाइड है इस ग्रुप से, और एक पूरे इतने कार्बन ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ठीक, यानी कि ये कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन है, उसके अगर राइट साइड में OH है तो वो कहलाएगा D फॉर्म। अगर लेफ्ट साइड में OH होता तो क्या कहलाता? L फॉर्म। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? नो? यस मैम। हो गई? चलो, सबको मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें। बहुत मेहनत करा रहे हो क्या तुम? आप फिर से बता दीजिए। अच्छा, आराम से आज 2 दिन आराम, ये वाली क्लासेस आराम से कर लो, उसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता रही हूँ। मैंने ये कहा कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं। ठीक है, D या L फॉर्म में होंगे। नॉर्मली जब बनते हैं तो वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर ही होता है उनका। ठीक, वो स्ट्रक्चर कहलाता है, साइंटिस्ट का अच्छा नाम छोड़ दो, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, और वो D फॉर्म में हो सकता है, L फॉर्म में हो सकता है। आपने केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन पढ़ रखी होगी कि जब कभी वो पोलराइज लाइट को अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, उसका कंसेप्ट है ना कि लेफ्ट साइड मूव कर देता है तो वो D फॉर्म हो जाएगा, सॉरी L फॉर्म हो जाएगा, और अगर राइट साइड कर देता तो वो D फॉर्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब आपके पास हमेशा लाइट हो ये ज़रूरी नहीं है ना, तो आप स्ट्रक्चर को देख के कैसे पहचानोगे कि ये D फॉर्म है कि L फॉर्म है? हाँ, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये है कि आपने फंक्शनल ग्रुप पहचाना कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप देखो यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद अब आप कार्बन में भी एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, सिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, ये पहचान लोगे। ठीक, मान लीजिए आपने देखा और ये कहा कि ये 5th वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, सबसे दूर जो सबसे ज़्यादा दूर, ऐसा नहीं कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन और नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर इससे फंक्शनल ग्रुप से दूर कौन सा है? 5th वाला। ठीक, क्योंकि ये वाला तो सिमेट्रिक हो जाएगा। जब कभी जो दूर वाला है कौन सा? एसिमेट्रिक कार्बन या चिरल सेंटर, उसके अगर OH राइट साइड में है या फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में है तो वो कहलाएगा D फॉर्म, अगर लेफ्ट साइड में है तो वो कहलाएगा L फॉर्म। अब बात समझ में आई?
कि दोबारा फिर रिपीट करूँ? यस मैम, समझ गए। समझ गए? चलो, यानी कि Yes, ma'am. डी और एल फॉर्म कितने दिन में भूल जाओगे? कभी नहीं भूलोगे? आपने बोले कभी नहीं भूलोगे। उम्मीद है ऐसा ही होना चाहिए। देखो तुबा आज भी तो लेट आ गया। तुबा इतनी देर से क्यों आ रहे हो? पता नहीं था क्लास टाइमिंग? मैम, हाँ, पता है तो बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर तो नोटिस नहीं आया, मतलब मेरे पास तो नहीं बेटा आया। के नेटवर्क का इशू रहता है क्या उस एरिया में? चलो खैर, तो ये तो डी फॉर्म, Yes, ma'am. हाँ डी फॉर्म और एल फॉर्म की हो गई बात। मैंने कल एक और फॉर्म बताया था कि अल्फा फॉर्म में होता है और बीटा फॉर्म में होता है। ये कैसे पहचानोगे कि अल्फा फॉर्म है कि बीटा फॉर्म है? जिसे बोलते हैं एनोमेरिक फॉर्म। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री में या जो पढ़ने वाली बात है उसमें क्या होता है, अल्फा को क्या कहते हैं? जब बिलो ऑफ द प्लेन पेपर हो तो वो कहलाएगा अल्फा फॉर्म, और अगर अबव द प्लेन ऑफ पेपर हो तो वो कहलाएगा बीटा फॉर्म। एनोमर्स की आपने यही डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, है ना? इसमें स्ट्रक्चर में कैसे पहचानोगे? पहले तो अब यही देख लो कि हमें कभी कभी ग्लूकोज ऐसे बना देते हैं, कभी कभी ग्लूकोज ऐसे बना देते हैं। ऐसे क्यों बना देते हैं? ऐसा इसलिए बना देते हैं क्योंकि इस स्ट्रक्चर में OH OH इतने ज़्यादा फ्री हैं। ठीक है, खूब पैसा वैसा मिल जाए तो इंसान क्या सोचता है, अब तो आराम से ऐश है, जहाँ मर्जी आएगा वहाँ घूमेंगे। ठीक, इधर उधर जैसे आएगा वैसे खर्चा करेंगे, जिससे मर्जी आएगा उससे दोस्ती करेंगे। ठीक, अगर कोई बंदिश ना हो। लेकिन अभी क्या है कि इसकी वजह से कि कहीं ये इस मॉलिक्यूल को ही छोड़ के किसी और के पास ना चला जाए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता नहीं कहाँ कहाँ से कर ले। इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी वजह से जब कभी आप बुक में देखते हो तो एक आपको इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी मिलता है। ठीक, अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बन कैसे गया? ये बन ऐसे गया कि आपको ये मालूम है, इस वाले में बता रही हूँ। ठीक है, सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगेगा। ठीक, ये फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है, देखो इसको, इसे भी बहुत ध्यान से देखना। आपको ये मालूम है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाली कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है ना कार्बन से, तो क्या करेगा? Yes, ma'am. हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक, और कार्बन के पास क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सेम काइंड ऑफ जो सबसे दूर वाला, मतलब कि दूर क्या कोशिश ये करता है, जब ये रिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये 2 वाला 3 से भी रिंग बना सकता है, लेकिन कोशिश ये करता है कि मैक्सिमम कार्बन इसमें इस रिंग स्ट्रक्चर में कवर हो जाए, ताकि ये भी कह सकते हैं ना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप इधर, और यहाँ पे क्या है? OH है। ठीक है, तो इस OH को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक, अब H और O में अगर बात करें, सॉरी ये वाला रहने दो, हाँ वही बात है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, चलो इसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बेसिक बना हुआ है पूरी मैं बताऊँगी। तो इसमें क्या होता है कि H और O के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, इसके पास भी पार्शियली नेगेटिव और इसके पास क्या आया? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए O है केवल। ठीक, ये अब चूंकि पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है, तो क्या होगा, कोशिश ये करेगा कि इसके कुछ ऐसे बॉन्डिंग हो जाए। ठीक, और ये वाला, ये जो H है, ये वाला H, ठीक, ये किधर जाएगा? ये इससे अटैच हो जाएगा। अब फाइनली जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है वो कुछ ऐसा, देखो ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये वाला पार्शियली पॉजिटिव है, ये वाला पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, तो H जब इसके पास चला गया तो ये अभी तक जो सिंगल O था वो अब क्या बन गया है? OH। ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये कोशिश करता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से किसी को दे दूं और खुद तो रिड्यूस हो जाऊं, राइट, लेकिन जल्दी से अपना बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। एक्चुअल में ये OH नहीं था, OH फंक्शनल ग्रुप नहीं था, लेकिन ये बना कैसे है? बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन। ठीक, होता क्या है, इसी के बेसिस पे ये पता लगता है कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग होगी और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग होगी।
इतनी कहानी बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप जब भी आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है तो बहुत ये क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। ठीक है, ये जब अब स्ट्रक्चर फिर ये जब बॉन्डिंग कर लेता है तो क्या बन गया, अब इसी को देख लो। यहाँ पे देखो ये C वाला 2 हो गया, ठीक है, ये अभी तक O सिंगल था, अब ये क्या बन गया OH। ठीक, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। देख लो यहाँ पे भी ये हेक्सो शुगर ही तो है, 1 2 3 4 5 6। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं समझ में आई, एक बार बताओ। कुछ नहीं समझ में आया, आ गई? समझ गए ना? ना समझ में आए तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कंसेप्ट यही समझ में आएगा। अब ये क्या करता है, क्योंकि ये तो मोनोसेकेराइड था, ये तो इसने तो अकेले रहना था, रह लिया। लेकिन जब ऑलिगोसेकेराइड की बारी आती है तो जो बॉन्डिंग होती है वो या तो इन्हीं से होगी, इस OH ग्रुप से होती है, या फिर जो फोर्थ पे होता है, यानी कि इस तरह से कहें कि ये देखो, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, यही OH ग्रुप हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ऑलिगो बनता है, फिर फर्दर पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या कंसेप्ट है, जब कभी ये एनोमेरिक कार्बन, और इसी के बेसिस पे वो अल्फा और बीटा कंसेप्ट दिया गया है। अल्फा और बीटा ही बेसिकली एनोमर्स होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई कि एनोमर्स कौन से हैं, और ये DL वाला तो कंसेप्ट क्लियर ही हो गया था। ठीक, तो ये जब कभी बिलो दी, यानी कि ये बोलेंगे कि OH अगर स्ट्रक्चर में आपको जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन जिसने जोड़ करके रिंग स्ट्रक्चर बनाया है, वो कार्बन से अगर OH मतलब कि बिलो दी स्ट्रक्चर बना है OH का, तो वो कहलाएगा अल्फा स्ट्रक्चर। अगर यही OH अबव होता तो वो कहलाता बीटा स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हुई? एनोमेरिक कार्बन अल्फा और बीटा फॉर्म में होते हैं। अगर जो एनोमेरिक कार्बन है ये कार्बन नंबर 2, जबकि ग्लूकोज में क्या होगा, कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन होगा, क्योंकि जो पेयरिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, यहाँ से ऐसे होती है। ठीक है, इस वाली कार्बन और कार्बन नंबर 6 पे होती है, सॉरी कार्बन नंबर 5 पे होती है। तो इस तरह से अल्फा और बीटा दो चीज़ें निकल के आई। ठीक है, ये चीज़ एनोमेरिक कार्बन समझ में आया कि क्या होता है? यस मैम। आ गया? तो आगे बढ़े? यस मैम। चलो बढ़िया है। थोड़ा सा लिखोगे? हाँ, थोड़ा सा लिख लो, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं इनका वो लिख लो, फिर एपीमर बताती हूँ। ठीक है, इसमें इतना वो हो गया, चलो उससे लेकर के दे दूँगी। ठीक है, मोनोसेकेराइड यूनिट हेडिंग लिख लो, मोनोसेकेराइड। या मोनोसेकेराइड से भी पहले बस एक लाइन लिख लो, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल on earth